नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है यूपीपीसीएस आरओ और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का जो है रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आइए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है तद्भव तत्सम। इस क्लास के अंदर हम लोग सबसे पहले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तद्भव तत्सम की। एक तरफ तद्भव लिखा गया, दूसरी तरफ उसके तत्सम। यहाँ पर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम के जोड़े दिए गए हैं, आइए इनको याद करते हैं। देखिए, अगर हल्दी शब्द पूछा जाए ये किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वह हरिद्रा होता है। हल्दी का तत्सम क्या हो जाता है? हरिद्रा। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए खोपड़ी शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो यह एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है खप्पर। नेक्स्ट हम बात करें पलंग शब्द की, तो पलंग शब्द भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है पलंग का पर्यक। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें घोड़ा शब्द, घोड़ा भी एक तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम होता है वो घोटक होता है। इसी प्रकार घड़ा शब्द, घड़ा शब्द तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो घट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें शक्कर शब्द की, तो देखिए शक्कर शब्द यह भी एक तद्भव शब्द है और इससे इसका तत्सम रूप हो जाता है शर्करा। नेक्स्ट हम बात करें बिच्छू शब्द की, तो बिच्छू भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाता है वृश्चिक। बिच्छू का क्या हो जाता है? वृश्चिक, इसका तत्सम रूप हो जाता है। नेक्स्ट हम आगे अगर बात करें हवा शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो यह भी एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप हो जाता है पवन। नेक्स्ट हम बात करें जेठ शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो जेठ भी एक तद्भव शब्द है और जेठ का तत्सम रूप होता है ज्येष्ठ। नेक्स्ट अगर बात करें आग शब्द, आग भी तद्भव रूप में है अपने और इसका तत्सम रूप देखने के लिए मिलता है अग्नि। नेक्स्ट बात किया जाए काठ शब्द, इसका जो तत्सम रूप होता है वो काष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार घी शब्द भी तद्भव है और इसका तत्सम रूप होता है घृत। नेक्स्ट हम बात करें अगले शब्द की, तो अगला शब्द है होठ। होठ का जो तत्सम रूप होता है ओष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार अगर सुअर शब्द पूछा जाए किस प्रकार का शब्द है, तो ये तद्भव है और इसका तत्सम रूप सुअर का क्या होता है, तो ये सूकर जो है इसका तत्सम हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें निठुर शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो यह भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है निष्ठुर। नेक्स्ट बात करें माँ शब्द किस प्रकार का शब्द है, तो यह भी तद्भव है। जिस पर भी चंद्र बिंदु आता है ये सभी तद्भव शब्द होते हैं ज़्यादातर और इसका तत्सम रूप होता है मम्मा। नेक्स्ट हम बात करें हाथी शब्द किस प्रकार का शब्द है, यह भी तद्भव रूप में है अपने और हाथी का तत्सम रूप क्या होता है? हस्ती होता है। इसी प्रकार भालू शब्द कैसा शब्द है, तो भालू भी हमारा तद्भव रूप में है अपने, तो इसका तत्सम रूप भल्लुक होता है। बगुला शब्द भी तद्भव शब्द है और इसका जो तत्सम रूप होता है वो बक होता है। नेक्स्ट हम बात करें भेड़िया शब्द किस प्रकार का शब्द है, यह भी तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप होता है व्रक। और इसके बाद अंतिम शब्द है सांड, इसका तत्सम रूप होता है षंड। षंड जो है सांड का तत्सम रूप होता है। तो दोस्तों ये हमने जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम को पढ़ा है। अब हमारा इसमें दूसरा टॉपिक जो कि सभी एग्जाम्स में कॉमन होता है वो है विलोम शब्द। यहाँ पे कुछ हम मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द के जोड़े लिखे गए हैं, आइए इनको याद करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ शब्द हैं, दूसरी तरफ उनके विलोम हैं। जैसे आपसे दिवस का विलोम पूछा जाए तो दिवस का मतलब होता है दिन, तो इसका विलोम हो जाता है विभावरी। विभावरी का अर्थ होता है रात। नेक्स्ट बात करें विचक्षण, इसका तत्सम रूप अगर आपसे पूछा जाए तो इसका तत्सम रूप होता है अस्पष्ट। अस्पष्ट यह जो है विचक्षण का तत्सम रूप होता है। नेक्स्ट अगर हम इसका विलोम होता है, अगर हम बात करें प्रवाहिणी, प्रवाहिणी का विलोम शब्द क्या होगा, तो देखिए प्रवाहिणी का विलोम शब्द हो जाता है अप्रवाहिणी। अप्रवाहिणी प्रवाहिणी का विलोम शब्द होता है। इसी प्रकार जीवन का विलोम क्या होता है, तो मरण जीवन का विलोम होता है। मूढ़ शब्द का विलोम पूछा जाए तो मूढ़ का मतलब होता है एक प्रकार से मूर्ख, तो इसका विलोम हो जाता है विद्वान। नेक्स्ट हम बात करें अगला शब्द जड़। जड़ का विलोम क्या होता है, तो जड़ का विलोम चेतन होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। इसी प्रकार अगर आपसे महान का विलोम पूछा जाए, महान शब्द का क्या विलोम होता है, तो महान का विलोम होता है शूद्र। शूद्र किसका विलोम है? महान का विलोम होता है। नेक्स्ट हम बात करें साहचर्य। साहचर्य शब्द का विलोम क्या होता है, तो साहचर्य शब्द का विलोम होता है अलगाव। अलगाव जो है साहचर्य शब्द का विलोम होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार अगर पूछा जाए आपसे हर्ष शब्द का विलोम क्या होता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्ष का विलोम हो जाता है विषाद। नेक्स्ट स्थायी का विलोम अस्थायी होता है। इसी प्रकार देखिए अगर आपसे पूछा जाए मूर्धनी शब्द का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम होता है जीवंतता। नेक्स्ट अगले बात करें मुक शब्द का विलोम, तो इसका मुक का विलोम वाचाल होता है। ये काफ़ी अधिक बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अंतर्मुखी, इसका विलोम बहिर्मुखी होता है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द है। रुक्ष का जो है विलोम मसरण होता है। रुक्ष का विलोम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मसरण जो है रुक्ष का विलोम। स्थूल का विलोम पूछा जाए तो सूक्ष्म हो जाता है। और अनुसूया, इसका जो विलोम होता है वह असूया हो जाता है। अनुसूया का विलोम क्या होता है? असूया हो जाता है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने जो अपने दो जो है टॉपिक्स जो है विलोम शब्द और प्रमुख तद्भव तत्सम कंप्लीट किए हैं। आइए अब देखते हैं हम जो है अपने अगला टॉपिक जो है, जो कि सबसे पहले हम लोग वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए कुछ एक शब्द दिए गए हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है जो पान करने के योग्य नहीं है। तो देखिए जो पान करने अर्थात पीने के योग्य नहीं है तो उसको हम अपेय कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, जो स्वास्थ्यवर्धक न हो, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, तो उसको अपथ्य कहा जाता है। इसको भी आपको याद करना है। नेक्स्ट, जो भक्षण करने के योग्य न हो तो इसके लिए अभक्ष्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो भक्षण करने के योग्य न हो तो अभक्ष्य शब्द का प्रयोग करेंगे। वह स्थान जो जाने योग्य न हो तो इसके लिए आगम्य शब्द का प्रयोग करेंगे। आगम्य मतलब जो स्थान जाने के योग्य न हो। इसी प्रकार पैनी बुद्धि वाला, इसके लिए एक शब्द होता है कुशाग्र बुद्धि। पैनी बुद्धि वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लाते हैं? कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट, जीवन देने वाली दवा, तो इसको हम प्राणदा कहते हैं। प्राणदा का अर्थ होता है एक प्रकार से जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट, बुद्धि जिसका नेत्र हो, तो इसके लिए प्रज्ञा चक्षु जो है शब्द का प्रयोग किया जाता है एक शब्द में। बुद्धि जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। नेक्स्ट हम बात करें, जो बहुत मंद गति से कार्य करे, तो जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंथर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने कुछ प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द देखे हैं। अब हमारा जो चौथा टॉपिक है, यह भी हर पेपर में कॉमन होता है और मुख्यतः ये जो है आरओ एग्जाम में यहाँ से जरूर ही आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे प्रमुख शुद्ध वर्तनी के जो शब्द लिखे गए हैं, आपको इनकी वर्तनी याद करनी है। यहाँ पे जितने भी शब्द हैं ये वर्तनी दृष्टि से सभी शुद्ध लिखे गए हैं। जैसे सबसे पहले बात करें अगर हम द्वारक, द्वारक शब्द यहाँ पे बिल्कुल अपने शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, द्वारक। इसी प्रकार अगर दूसरा शब्द देखें पूजनीय, तो देखिए पूजनीय भी शुद्ध रूप में लिखा गया है, पूजनीय। इसी प्रकार तीसरा शब्द है हमारा अंतर्धान। अंतर्धान शब्द भी देखिए अपने शुद्ध रूप में है। इसके बाद देखिए अहल्या शब्द है, अहल्या। यहाँ पर अगर आपको एग्जाम में अहिल्या दिया जाए तो ये शब्द जो है वर्तनी दृष्टि से गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें मनयोग, इस प्रकार से लिखा जाता है मनोयोग, या तो इसको मनोयोग लिख सकते हैं या मनः योग लिखा जा सकता है ये। इसी प्रकार युधिष्ठिर शब्द आपको याद करना है। युधिष्ठिर शब्द की वर्तनी ध पे भी छोटी की मात्रा और ठ के ऊपर भी छोटी की मात्रा, इस प्रकार लिखा जाता है युधिष्ठिर। नेक्स्ट हम बात करें पुरस्कार शब्द, तो यह तो काफ़ी आसान शब्द है पुरस्कार एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए आँख किस प्रकार से लिखा जाता है, तो इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर आँख हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला शब्द है ऐतिहासिक। देखिए वहाँ पे एग्जाम में आपको ऐतिहासिक या इस तरह से आपको कुछ लिखा हुआ मिल सकता है, तो आपको याद करना है सही शब्द ऐतिहासिक होता है। नेक्स्ट हम बात करें उपयुक्त शब्द, देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, ये इसकी शुद्ध वर्तनी होती है उपयुक्त की। यह पे छोटी ऊ की मात्रा और ऊपर रे लगाकर इसमें उपयुक्त लिखा जाएगा। नेक्स्ट उत्तरदायी, तो उत्तरदायी देखिए किस प्रकार से लिखा गया है, ये एकदम सही वर्तनी में है, उत्तरदायी। इसी प्रकार एक तारा शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। एक तारा अगर शब्द दिया गया है एग्जाम में तो यह वर्तनी दृष्टि से गलत माना जाएगा, एक तारा सही है। इसी प्रकार एक के शब्द सही लिखा हुआ है, यहाँ पर एक के शब्द की वर्तनी एकदम बिल्कुल सही है। इकलौता शब्द, देखिए इकलौता, तो यहाँ पे एक लौता अगर करके आपको कुछ दिया जाए तो ये गलत होगा, इकलौता सही है, इकलौता एक तारा। तो ये दोनों ही अपने वर्तनी दृष्टि से सही शब्द हैं। औद्योगिकीकरण, देखिए औद्योगिकीकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द लग रहा है ये, औद्योगिकीकरण, इसकी भी आपको वर्तनी याद करनी है। नेक्स्ट हम बात करें कवित्री, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, यह पे छोटी की मात्रा और त्रय पे बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट हम बात करें गरिष्ठ शब्द, देखिए गरिष्ठ शब्द भी अपने शुद्धतम रूप में लिखा गया है यहाँ पे। ग्रहिता शब्द किस प्रकार से लिखेंगे, गै के नीचे रे लगाकर, है पे बड़ी की मात्रा, ग्रहिता, ये इसकी वर्तनी शुद्ध है। और नेक्स्ट बात करें कैलाश शब्द, तो कैलाश में आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, कैला, यहाँ पे आपको बड़ा श का प्रयोग नहीं करना है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, कैलाश में छोटा स लगा के लिखना है। और नेक्स्ट बात करें कृत्य, तो इसमें जो है कृत्य बाद में आपको आधा तय लगाकर कृत्य लिखना है। तो ये हमने यहाँ पर जो है कुछ वर्तनी शुद्धि के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बस यहीं तक करने वाले हैं। अगर आप लोगों की ये क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है शेयर कीजिए और कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।